हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा क्या रहा था? लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट सेल वॉल। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम और क्या बोलते हैं, या फिर आप उसको क्या किस नाम से जानते थे? इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस और इट सिंथेसाइज एटीपी molecules. What are ATP molecules? These are adenosine triphosphate molecules which actually produce energy. क्या करते हैं, जिसमें क्या किसमें हेल्प करवाते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम डिस्कवरी की बात करें, सबसे पहले डिस्कवरी, हु डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कॉलिकर, उनका नाम क्या था? कॉलिकर। कॉलिकर इन 1880 he discovered mitochondria first time in, किसमें देखा था उन्होंने? फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट। ओके, डिस्कवरी किसने की थी? कॉलिकर ने। कब की? 1880। किसमें की थी? फ्लाइट मसल्स ऑफ द इंसेक्ट। ओके, देन काफी सारी टर्म्स प्रपोज हुई रिगार्डिंग दिस माइटोकॉन्ड्रिया। काफी सारे इसको और नाम दिए गए, जैसे इट इज नोन एज फिला। फिला टर्म जो कॉइन की थी, ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स प्रपोज्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। फिला इसको किसने कहा था? प्रपोज्ड बाय फ्लेमिंग। ओके, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या टर्म दी थी? फिला। देन वो टर्म इसके लिए आफ्टर फिला एक और टर्म इसको दी गई माइटोकॉन्ड्रिया को, व्हिच वाज बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट इसको किसने कहा था? दिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय Altman. Okay, a scientist whose name was Altman, he proposed the term bioblast for mitochondria. Then the term, ये जो term mitochondria है, ये किसने coin की? Mitochondria term was coined by or was proposed by Benda, a scientist whose name was Benda. He proposed the term mitochondria. ठीक है? Now this is the discovery of the mitochondria. Now after discovery there is number. ठीक है, डिस्कवरी के बाद हम पढ़ेंगे कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, हर सेल में कितने कितने पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे कम 1 माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, पर सेल, 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, जिसमें पाया जाता है ये क्लैमिडोमोनास। ओके, देन 50,000, अराउंड 50,000 mitochondrias are found in a giant amoeba. Scientific name is Kioskios. Okay, then around 5 lakh of mitochondria per cell, 5 lakh of mitochondria per cell किसमें पाए गए हैं? ये in the flight muscles of insects. This is the number कि कितने पाए गए। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया नंबर, कुछ सेल्स की स्टडी हुई, उनमें इतने माइटोकॉन्ड्रिया पाए गए, लेकिन ये जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है ये, दिस इज वेरिएबल। क्या होता है ये? वेरिएबल। ओके, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल, इट इज वेरिएबल। ठीक है, डिपेंड करता है कि सेल की एक्टिविटी कैसी होती है। ठीक है, जो सेल ज्यादा एक्टिव होगा उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाएंगे, लेकिन जो सेल कम एक्टिव होगा, यानी कि जिस सेल में जिसको जरूरत नहीं है इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने की,
उसमें क्या होगा, कम, उसमें क्या होगी, कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे. So the number varies. Most active cells they have more number of mitochondria, and those cells which are less active they have less number of mitochondria. So this number is variable. Okay. अगर हम बात करें शेप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप जो है वो काफी टाइप की शेप आई गई है. एंड द मोस्ट कॉमन इज ओवल एंड सॉसेज शेप. ठीक है, कैसी शेप आई गई है, ओवल या फिर आप बोल सकते हैं सॉसेज शेप. कैसी शेप होती है इसकी, अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया शेप कैसी होगी इसकी, sausage shape. Okay, like this. This membrane, ये जो मैंने अभी ड्रॉ की, इसे हम क्या बोलते हैं, outer membrane. As mitochondria it is double membranous structure. ठीक है, इसके अंदर, इसके outer membrane के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, एक और membrane प्रेजेंट होती है, and that membrane is called as this membrane is called as inner membrane. Inner membrane. Okay. Inner membrane और outer membrane के बीच की जो space है, the space which is present in inner membrane and outer membrane, this space is called as intermembranal space. Intermembranal space. Okay, so mitochondria consists of two membranes, outer membrane, inner membrane, and the space which is present inside or in between the outer and inner membrane, this space is called as intermembranal space. Okay, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, this inner membrane it is not मतलब ऐसी नहीं है ये continuous जिसमें मैंने ड्रॉ किया है. क्या होता है, काफी साइड से क्या होगा, this membrane is bulgy, क्या होगा, अंदर की तरफ बल्ज हुई होती है. ठीक है, like this. So these structures, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, these structures are called as crista. Okay. These structures are known as crista. क्या बोलते हैं इनको, crista. The inner membrane is folded inwards and form the structures which are known as crista. And this space is known as intercrystal space. Intercrystal space. And the space inside the inner membrane, this space inside the inner membrane, okay, so this space is known as the whole space inside the inner membrane. Inner membrane के अंदर जो भी space है इसे हम क्या बोल देते हैं, inner compartment. Inner compartment. And जिस स्पेस को मैंने इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस बताया, इसे हम आउटर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज आउटर कंपार्टमेंट एंड दिस इज इनर कंपार्टमेंट. इनर कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, दिस फ्लूइड स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. ठीक है, ये पूरा फ्लूइड स्ट्रक्चर जो है ये सारा किसमें प्रेजेंट है, इनर कंपार्टमेंट, एंड द फ्लूइड स्ट्रक्चर इज नोन एज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स में जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा, एंजाइम्स. एंजाइम्स आर प्रेजेंट हियर इन द मैट्रिक्स which are responsible for or which are helpful in the respiration. Enzymes are present responsible for respiration.
इसमें डाइवेलेंट आयंस होते हैं, डाइवेलेंट आयंस, जैसे कि Mg2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, ओके, सो ऑन. So divalent ions are present. These divalent ions, ये जो divalent ions मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअली इनका काम क्या होता है? These are helpful to these enzymes. Actually these divalent ions act as activators. ठीक है? These divalent ions, these act as activators to these enzymes to perform their work, to perform their cellular respiration. Okay, and many more things are present here in the matrix. Okay, now और क्या present होगा? A circular DNA. क्या present होगा? Circular DNA. The DNA which is present in here in mitochondria, इस DNA में क्या होगा? The C triple bond G, cytosine and guanine bonds are more in number in comparison to that of A double bond T. What are C, G? These are cytosine and guanine. AT, adenine and thymine. These are actually the nucleotides which are present in DNA. DNA का स्ट्रक्चर पढ़ोगे जब आप, तो these are the nucleotides which are responsible for the structure of DNA. Okay? C and G molecules जो होते हैं ज़्यादा होते हैं. That is why this DNA of this mitochondria has high denaturation power. High denaturation power. Denaturation power क्या हो जाती है? देखो, these double bonds are less, मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. सो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए. दैट इज व्हाई वी रोट हियर दैट दिस DNA हैज हाई डीनेचुरेशन पावर. ठीक है, डीनेचर होने के लिए इसको ज्यादा पावर की जरूरत है. सो दिस इज द सर्कुलर DNA व्हिच इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. और क्या प्रेजेंट होता है इसमें? राइबोसोम्स. क्या प्रेजेंट होगा? Ribosomes, and these ribosomes are of 70S types. Okay, these ribosomes are of 70S type. Exceptional case आ जाता है, very important. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, then the ribosomes are of 70S type. लेकिन कभी आपको कोई टिपिकल पूछ ले कि एक्सेप्शनल केस की बात करें, that the mitochondrias that in mammalian mitochondria, ठीक है, this is exceptional case. Mammalian mitochondria, the ribosomes are of 55S, okay, having the larger subunit as 38S and the smaller subunit as 28S. ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? This is important and exceptional case. अगर आपसे कोई पूछे that which type of ribosomes are present in mitochondria, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में, then your answer will be 70S type. लेकिन आपको टिपिकल कोई पूछे that which type of mitochondria, which type of ribosomes are present in mammalian mitochondria, then the answer is 55S, having the larger subunit as 38S and the smaller subunit as 28S. Okay? So और क्या प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में? और क्या आ गया? DNA and ribosomes. ठीक है, हाँ, DNA और राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट है. सर्कुलर DNA प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है. दैट इज व्हाई these mitochondria are semi autonomous organelles. Semi
ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिस। क्यों बोला गया इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिस? बिकॉज डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन। डीएनए में क्या होगा? इंफॉर्मेशन। एंड राइबोसोम्स हैज द कैपेसिटी और राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन synthesis. Okay, so these DNA and ribosomes which are present in mitochondria, they actually produce their own proteins and thus show replication. That is why we call these organelles, these mitochondria, as semi-autonomous organelles, because they on their own shows the replication and also protein synthesis formation or protein synthesis. ठीक है? That is why these are called as semi-autonomous organelles. ठीक है? These crista की बात करें तो all over this crista के ऊपर all over crystal surface क्या present होते हैं? Small structures. These small knob-like structures which are called as, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम्स। ठीक है? These small knob-like structures, these are called as oxysomes or F0, F1 particles. ठीक है? These oxysomes are present on all the inner membranal structure. ठीक है? क्रिस्टल सरफेस पे हर कहीं क्या होंगे ये ऑक्सीसोम्स। These are इनकी स्पेस जो होती है कैसी होगी? इक्वली डिस्टेंस। ठीक है? इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे एंड दीज आर शेप कैसी होगी इनकी? नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है? अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करूं ऑक्सीसोम्स कैसे होते हैं स्ट्रक्चर में, तो ठीक है? तो अब इसके बाद ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर, लेकिन वो स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले अभी तक देखो क्या बताया मैंने अभी आपको, that the mitochondria possess two layers, outer membrane and inner membrane, and the space between these two membranes is known as intermembranous space or sometimes it is also called as outer compartment. Inner membrane के अंदर जो भी space है, this whole space, it is called as inner compartment, filled with fluid which is called as matrix. Matrix के अंदर क्या present है? Enzymes. Enzymes are responsible for cellular respiration. Okay? मैट्रिक्स के अंदर और क्या बताया? डाइवेलेंटाइन्स. These डाइवेलेंटाइन्स are actually the activators to the enzymes. ठीक है? These डाइवेलेंटाइन्स actually activate the enzymes to perform their functions. Okay? और क्या प्रेजेंट है? DNA and ribosomes. DNA is circulate DNA. Circulate DNA प्रेजेंट है जिसमें ज्यादा क्या पाए जाते हैं? साइटोसिन, ग्वानिन. ओके? साइटोसिन ग्वानिन की मात्रा ज्यादा होने से इसको क्या माना गया है कि जो डीनेचुरेशन पावर होती है डीएनए की वो क्या होती है? हाई होती है. ओके? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. दीज राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप. एक्सेप्शन केस क्या बताया था मैंने आपको? दैट इन अगर आप टिपिकली कोई पूछे दैट इन मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स आर ऑफ 55S टाइप हैविंग larger subunit as 38S and the smaller subunit as 28S. Okay? Now, the space which is present in the inner membrane, this space is called as intercrystal space. और क्या बताया? Due to the presence of DNA and ribosomes, DNA has the information. Ribosomes are responsible for protein synthesis. That is why they have the capability to produce their own proteins. As well as to replicate. That is why they are called as semi-autonomous organelles. I hope इतना समझ आ गया होगा अभी आपको. So now मैंने क्या बताया आपको? that on the crystal surface क्या present होता है? ऑक्सीसोम्स और F0 F1 particles. स्ट्रक्चर की बात करें कि कैसा स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीसोम का. So माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अभी तक मैंने आपको डिटेल में बता दिया. ठीक है? अब हम क्या पढ़ेंगे? the structures, the knob-like structures which are present on the crista. ठीक है? So what they are called? They are called as oxysomes or F0 F1
particles. Okay, the structure of oxysome. कैसा स्ट्रक्चर होता है? There is outer membrane. मैंने बताया ना that माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, एक outer membrane. Then there is inner membrane. Inner membrane जो है वो fold हुई है. This inner membrane is folded to form the crystal. ठीक है? ये एक छोटा सा पार्ट में बता रही, सिर्फ क्रिस्टल सरफेस को जूम इन करके बता रही हूँ दैट द नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो उस पे प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजोम्स वो कैसे होते हैं. ठीक है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन. This is outer membrane. अब अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें, इनर मेम्ब्रेन में भी क्या होती है, दो लेयर्स प्रेजेंट होती है. द इनर लेयर जो कि अंदर लेयर है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा. ठीक है, मैंने क्या बताया दैट क्रिस्टा आर दीज आर इनफोल्डेड इनर मेम्ब्रेन. क्या करता है वो, अंदर की तरफ फोल्ड हुआ होता है. एंड अंदर उसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइडी स्ट्रक्चर विच इज नोन एज मैट्रिक्स. ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज मैट्रिक्स. दिस इज इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, दो लेयर्स प्रेजेंट होती है. दिस लेयर which faces towards the matrix, this layer is known as M face of inner membrane. Okay, what is M? M क्यों यूज किया, because it is the matrix face. matrix की तरफ है ना ये layer, that is why M face of inner membrane. And this layer, the second layer, it is called as C face of inner membrane. Why C? Because it faces towards the cytosol. Okay, ठीक है. What is it? This is the this is matrix. ठीक है, अब क्या होता है, this is क्लिस्टा. क्या होगा यहाँ पे, नॉब लाइक स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर होगा, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच आर इक्विडिस्टेंट. These knob-like structures are present which are equidistant. Okay? These knob-like structures, what are they? These are oxysomes. Oxysomes. These are present all over the surface of the inner membrane. ठीक है, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ 3 ड्रॉ कर रही हूँ आपको, सिर्फ बताने के लिए कि ये कैसे होते हैं और कैसे डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं. These are equidistant. ठीक है, क्या आएंगे, these equidistant and consists of 3 parts. अभी आप देख रहे हो कैसा स्ट्रक्चर है, like this. This structure, this part is known as base or F0 subunit. Okay, this part is called as stalk or F5, F6 subunit. And this globular part, it is called as head. Or F1 subunit. This head is also known as ATPase. ATPase. देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों कहा इनको, बिकॉज दीज प्रोड्यूस द एटीपी. ठीक है, एटीपी सिंथेसाइज करते हैं. एक्चुअली द एटीपी जो सिंथेसाइज होती है वो कहाँ पे होती है, इन द F0 F1 पार्टिकल. इस ऑक्सीजोम के अंदर जो है वो एटीपी सिंथेसाइज होती है. कैसे होती है, देखो इस इनर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन पे काफी
आप बोल सकते हो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑल ओवर द सरफेस क्या होगा, प्रोटीन्स प्रेजेंट, एंड दीज प्रोटीन्स these help in ETC. What is ETC? ETC is electron transport chain. These proteins help in electron transport chain. इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में या फिर आप बोल सकते हैं आउटर कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स। क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन्स। ओके, नाउ these protons, इन प्रोटॉन्स को क्या करना है, इन प्रोटॉन्स को अंदर शिफ्ट करना है, मीन्स कि they have to move from the high concentration to the low concentration, or they have to move from the high energy level to the lower energy level. लेकिन इनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है, एंड these proteins which are present on the inner membrane, ये क्या करते हैं, ये इनको एलो नहीं करते, ये इनकी मूवमेंट को टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, दे डू नॉट एलो देम टू मूव टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। कहां से मूव करेंगे ये, these protons they move from these F0 F1 particles, ठीक है। इनकी मूवमेंट कहां से होगी, these move from the oxysomes. These oxysomes are the structures which basically help these protons to move inside the matrix. जब ये protons अंदर की तरफ मूव करेंगे तो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, हेड पार्ट में क्या होता है, जब ये मूव कर रहे होते हैं ये अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, एनर्जी को छोड़ते हैं, ठीक है। जब अपनी एनर्जी को छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो हेड पार्ट है, this F1 subunit, it actually utilize that energy, जो एनर्जी टू which ये जो प्रोटॉन्स रिलीज करेंगे, ये हेड पार्ट उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा एंड ट्रांसफॉर्म्स द फॉस्फेट, फॉस्फेट पार्ट को एडीपी के साथ, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ मिलाएगा by using that energy and transforms it into ATP, adenosine triphosphate. So this is how ATP are synthesized. Okay, क्या बताया मैंने आपको, that these protons have to move from the high concentration to the low concentration, or from high energy level to the low energy level, but the proteins which are present on the inner surface or inner membrane, these do not allow the protons to move inside the membrane or to move in the matrix part. So these protons actually how they move? They move with the help of, they take the help of oxysome. These oxysomes allow the protons to move through them. जब यहाँ पे पहुँचते हैं, जब यहाँ पे हेड पार्ट में पहुँचेंगे तो ये एनर्जी अपनी छोड़ देते हैं, एनर्जी रिलीज कर देते हैं। एनर्जी रिलीज करेंगे तो वो एनर्जी यूटिलाइज कौन करता है, हेड, दैट इज व्हाई एटीपीएस, हेड यूज करेगा वो एनर्जी, एंड यूज किस फॉर्म में करेगा, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उसको कंबाइन करेगा एटीपी के साथ और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। स्ट्रक्चर भी बता दिया ऑक्सीसोम्स का, 3 पार्ट्स में है, बेस, स्टार्क, हेड। Base is also known as F0 subunit, stalk is also known as F5, F6 subunit, and head is also known as F1 subunit. This head is sometimes also known as ATPase. ATPase. Actually, it is derived from derived by combining two words, that is ATP synthetase. Okay? पता चल गया होगा क्यों बोला? Because it utilizes the energy to form ATP, and this is how the ATPs ATP are formed, ठीक है। ATP synthesize कैसे होगा, okay. Now this is the structure of oxysome, okay. Now अब क्या बारी आ जाती है, अब क्या आएगा कि oxysome इनका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। तो बेसिकली एक फंक्शन तो यही आ गया, that these help in the production of ATP, ठीक है। क्या फंक्शन आ गया इनका, function
is what? First ATP synthesis. पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे सिंथेसिस होते हैं. ओके. सेकंड, these mitochondrias when present in the sperm में जब ये mitochondria present होते हैं then they are known as निबंकन in sperms. These nibankans are the second name which is given to the mitochondria. ठीक है. Mitochondria कैसे होते हैं sperm में? In case of the sperm, these are spiral shape. These also provide the energy to the sperms. Okay. थर्ड क्या आ जाएगा? Cytoplasmic inheritance. Inheritance means when genes or traits are inherited from one generation to the other. जब भी genes या फिर traits जो characters होते हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट वन जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, दैट इज इनहेरिटेंस. ओके. फोर्थ इज विटेलोजेनेसिस. विटेलोजेनेसिस इज yolk formation. ओके. yolk formation. और क्या फंक्शन आ जाता है इसका? दैट इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग हीट और थर्मोजेनेसिस. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. आई होप सबको समझ आ गया होगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर, द होल डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने आपको पहले बता दिया. एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द ऑक्सीसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स व्हिच एक्चुअली आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. ठीक है. कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया. दैट प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन and that energy is utilized by the ATPs or head part of the oxysomes to convert diphosphate adenosine diphosphate molecules by combining one phosphate inorganic phosphate and then they convert it into the ATP. ठीक है. Functions: ATP synthesis. Nibankans actually they are the mitochondria which are present in sperms. These are spiral like. Third, cytoplasmic inheritance. Then after that, vitellogenesis and thermogenesis. Okay. So this is all about mitochondria. I hope सबको समझ आ गया होगा. Thank you for watching my video. Please like it, share it, and subscribe the channel. Thank you.